जी, राखी जी, ये है हमारे सामने एक क्वेश्चन पेपर है हमारे यहाँ पे फरवरी 2021 का है। एक्चुअली हमारा जो है जून 2020 में एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे किसी रीज़न से। फिर जून के बाद जो एग्ज़ाम होना था ना, जून के बाद जो एग्ज़ाम होना था वो होना था दिसंबर में। तो जो दिसंबर के एग्ज़ाम थे ना, दिसंबर 2020, ये भी एग्ज़ाम किसी रीज़न से नहीं हो पाए थे। फिर ये जो एग्ज़ाम थे इसके साथ ये वाला एग्ज़ाम तो इसके साथ मर्ज कर दिया था, कंबाइन कर दिया था। फिर एक एग्ज़ाम हुआ था, वो होना था अ, फरवरी 2021 में हुआ था। तो फरवरी 2021 में एक्चुअली इन दोनों के जो बच्चे थे, वो उनका एग्ज़ाम मर्ज होकर के यहाँ पर हुआ था। कुछ पैंडेमिक और लॉकडाउन वगैरह के रीज़न से ये ऐसा किया गया था। चलिए, आइए हम अपने क्वेश्चन्स को करते हैं यहाँ पर। चलिए जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे भी नहीं हमने एक तो ये देख लेना है कि 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन्स होगा और जो हम डिस्कस कर रहे हैं बीएचडीएवी 182 हिंदी भाषा संप्रेषण यानी कि हिंदी भाषा के अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर संप्रेषण करना मतलब कम्युनिकेट करना। जैसे हम वार्तालाप करते हैं, मैं वार्तालाप कर रहा हूँ आपसे, आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं या अपनी भाषा कम्युनिकेट करना, ठीक है? एक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होता है, एक हिंदी कम्युनिकेशन होता है। तो हिंदी भाषा संप्रेषण मतलब हिंदी में करना। अब हिंदी में कर रहे हैं तो एक तो भाषा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे क्या लैंग्वेज है। फिर दूसरा चीज़ क्या आएगा आपकी स्किल्स, आप किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसमें आपका आएगा ग्रामर, व्याकरण, ठीक है? स्वर, व्यंजन सभी चीज़ें आ जाएँगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जी, भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति की चर्चा करनी है। ये एक प्रश्न है और ये 10 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। चलिए इसका उत्तर कैसे किस प्रकार से हो सकता है, कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं? मैं आपके सामने स्लाइड रख देता हूँ, आप उसमें से देख के बता सकते हैं किस प्रकार से इसका उत्तर हो सकता है? जी, आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, भाषा का स्वरूप और प्रकृति। यस क्या नाम है? खुशी जी बता रहा था मैं, आपका नाम है? राखी जी। यस सर। हाँ, बताएँ? सर, सांकेतिक वस्तु का अर्थ उन भौतिक और यथार्थ वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है जो गैर भाषाई तथा वास्तविक जगत की होती है। उस यथार्थ वस्तु का मानव मस्तिष्क पर जो चित्र बन जाता है वह सांकल्पिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय और परंपरागत परिवेश से संबंध होता है। हुँ, जी। तो आपने पहले प्रश्न का उत्तर बताया था। यस सर। प्रश्न था भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति पर चर्चा करना था और आपने क्या बताया? सांकेतिक वस्तु का अर्थ और उन भौतिक और यथार्थ वस्तु। सर, ये हमने भाषा का स्वरूप और प्रकृति पे ये हेडलाइंस ही ये याद किए थे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो वो आपने थोड़ा शॉर्ट बता दिया लेकिन 10 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो इतने मतलब कम चलिए आप यहाँ पे अभी अभी क्लास के अंदर समराइज़ में डिस्कस के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन इसका उत्तर थोड़ा-सा अच्छे से लिखिएगा मतलब ब यस सर, हमने उम, डायग्राम भी वो कर रखा है, संकेत बि वस्तु और बिल्कुल, परिवेश। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा इन्होंने बताया, ठीक है, थैंक यू आपका नाम बार-बार भूल जाता हूँ। आप शायद सर फर्स्ट टाइम राखी। क्या नाम है? राखी जी। सर। जी, ठीक है। तो राखी जी ने पहला का उत्तर दिया, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, वर्णमाला की परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालना। ठीक है, आप मैं उत्तर दिखाऊँगा आपको, उसमें से उत्तर पढ़ भी सकते हैं आप चाहें तो। जी, इसमें से बताएँ। ये सर आप ये चा जी, सर ये 3 चीज़ समझ में नहीं आई थी, व्यंजन और स्वर और ये 2 ओके। चीज़ समझ में नहीं आई थी। ये जो है आप अच्छा उसमें बता रहे थे। वर्णमाला का अच्छा व्यंजन के बारे में आपको बताना था। भाषा का जो दूसरा यस प्रश्न सर। था आपका क्या दूसरा प्रश्न क्या वर्णमाला की परिभाषा देते हो उसके भेदों को प्रकार वर्णमाला होते हैं जो हम शब्द और अक्षर जो होते हैं ना वही हमारी वर्णमाला होती है जैसे हम ये शब्द जो पढ़ रहे हैं ये वर्णमाला है इसके भेद क्या होते हैं दो ही भेद होते हैं इसके तो एक तो स्वर और व्यंजन ठीक है तो आप उन दोनों का भेदों पर मतलब उनके आगे सब पॉइंट जो है वो एक बार राखी जी आप इसमें से पढ़ लीजिएगा एक बार यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिएगा वर्णमाला हाँ यहाँ से पढ़िए आपको स्मरण होगा कि स्वर उन्हें कहते हैं जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं और जिन्हें उच्चारण आप से हो सकता है। इसके पहले उल्लेख किया जा चुका है कि आ ई उ श्री ए ओ 11 वर्ण स्वर के अंतर्गत आते हैं। देवनागरी में कुछ और वर्ण हैं जो हिंदी शब्द में नहीं होते हैं, जैसे श्री, लु, ला। संस्कृत और एक आद्य भारतीय भाषाएं में इन वर्णों का प्रयोग कभी कभार मिल जाता है। हिंदी में प्रयुक्त 11 स्वर वर्ण है। ए ओ पर ध्यान दे तो स्पष्ट हो जाएगा कि आ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, आ प्लस उ ओ, एव, आ प्लस उ ओ स्वर बनते हैं। सब
बदले ई और ऊ भी लिखते हैं। ए और ओ स्वर का साधारण ऐ और ऊ तथा असाधारण उच्चारण अ और अव होता है। ए और ओ को अंग्रेजी में डिप्टोइंग और ए और ओ को ट्रिप्टोइंग कहते हैं। ये इसलिए कि पहले दो अक्षरों में दो स्वर का और पीछे दोनों में तीन स्वरों का एक साथ उच्चारण होता है। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। उच्चारण की सुविधा के लिए व्यंजन में आ लगा लगा मान लिया जाता है। जब आकार नहीं लगा रहता, तब व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिससे अनंत कहते हैं, जैसे क, म, ल, व आदि। आपने वर्णमाला उपसर्ग के अंतर्गत व्यंजन वर्णों का परिचय प्राप्त किया है। इन वर्णों में 5 वर्ण का च, ट, थ, प के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत पांच वर्ग होते हैं। आइए फिर से व्यंजन वर्णों के उनके वर्गानुसार देखें। क वर्ग क, ख, ग, घ, ढ। च वर्ग च, छ, झ, झ, ढ। च, छ, झ, झ, ढ। ट, ठ, ढ, ढ, ढ। सर ये तो नर्सरी क्लास के क्वेश्चन हो गए। कौन से हो गए जी? ये आपने बहुत अच्छा बताया कि ये अवसर और व्यंजन तो ये वर्णमाला है, और वर्णमाला है उनके भेद इस प्रकार से। इसके और भी आगे सब भेद कर सकते हो आप इसके। ठीक है, बहुत अच्छा राखी जी। यस जी सर, आगे भी पढ़े। हाँ जी, एक सेकेंड। अभी एक और प्रश्न, स्वर को आगे और बताना है आपने, जैसे आपने बताया ना स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद क्या होते हैं, ये सब यही सब बताना है आपने। व्यंजन आपने बता दिया था, है ना? स्वर और व्यंजन बता दिया था। तो यस सर। स्वर की परिभाषा एवं स्वरूप, तो स्वरों के वर्गीकरण के आधार तो जीभ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, ये पढ़ा आपने। मात्रा, कौवे की स्थिति, और जो है ये पढ़ लिया था आपने। बताएं, व्यंजन से भी प्राय ये सब कर लिया था। सर जो पढ़ लिया था, पर मुझे में नहीं आया था ये ओठ और वो जीभ के नीचे सर। चलिए कोई बात नहीं, अभी हमने इसको देख लेना है सिर्फ, क्योंकि अभी हमारे पास ना समय, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए समय नहीं है। ठीक है, अभी हम आपके सामने बस एक प्रश्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने प्रश्न हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और कितने मार्क्स के आ सकते हैं। सर पढ़े। एक सेकेंड जी। तो व्यंजन से, हाँ पढ़ लीजिए इसको एक बार। स्वरों के विपरीत व्यंजन के लिए हम जानते हैं कि इनका उच्चारण अवाद नहीं होता। व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु का मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। वस्तु उनके उच्चारण के लिए उच्चारण अवयव यानी जीवा तथा निचले होठ द्वारा मुख के भिन्न भिन्न उच्चारण स्थलों पर वायु के मार्ग को बोधित किया जाता है। उच्चारण स्थलों एवं उच्चारण अवयव पर भी विस्तार से चर्चा पिछले अध्याय में अध्ययन की जा चुकी है। मुख विवर्त से के ऊपरी अंग, जिनमें ऊपरी ओठ, दंत एवं वर्त, तालु, मृद, कोमल तालु, गंठ एवं स्वर यंत्र है, इन्हें उच्चारण स्थल कहा जाता है। इन उच्चारण स्थलों पर उच्चारण अव्यय जीवा एवं निचले होठ अपने परिचालन से बाधा उत्पन्न कर भीतर से आती वायु को रोकते हैं। क्षणांश के अवरोध के बाद झटके से हवा मुख विवर्त से बाहर निकलती है और इस क्रिया से इन वर्णों का उच्चारण संभव हो पाता है। जी बिल्कुल। जी राखी जी, अब हम जल्दी से ना जो क्वेश्चन देख लेते हैं सारे। ये आपने बहुत अच्छा पढ़ा। वर्णमाला की परिभाषा देते हुए उनके भेद बताने थे, तो उसमें भेदों के वही होती हैं, होठों से जब हम सब कोई बोलते हैं प फ ब भ म, जिसमें होंठ दो आगे के दोनों होंठ लगते हैं। एक में हमारी जीभ से ठोकर लगता है, एक में हमारे ताल्लुक होते हैं। अलग-अलग प्रकार हैं जिसके हम क वर्ग, च वर्ग जिसने बोला था ना, क, ख, ग, घ आप देखेंगे एक ही उसमें आ रहे, एक स्वर में आएँगे। क, ख, ग, घ, ग, जिसमें सिर्फ ना होंठ लग रहा है, ना मुँह खुल रहा है, ना कुछ हो रहा है। ठीक है? लेकिन प, फ, ब, भ जब भी बोलेंगे तो उसमें हमारे दोनों लिप्स क्या करते हैं, मैच करते हैं आपस में। इस यस तरीके से सर। तो और भी चीजें होती है, जैसे त, थ, द, त, तवर्ग बोलते हैं, इसमें ठोकर लगती है, मतलब हम अपनी जीभ से दांत को ठोकर मारते हैं, तो उसको बोलते हैं त, थ, द, ध, न। जब ये सब शब्द आएंगे तो आप अपनी जीभ से बाहर की तरफ ठोकर मारते हो।
ठीक है? तो ये कुछ ऐसे इस प्रकार से हमारे हिंदी भाषा में जो पुराने पाणिनि वगैरह जो पहले जो होते थे ना, उन्होंने इस तरीके से इसको वर्गीकृत किया। स्वरों के वर्गीकरण के आधार को स्पष्ट करना था, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेदों की ये अभी आपने बताया था ना, ये बहुत अच्छे से आपने उच्चारण करके बताया। संज्ञा और उसके प्रकारों पर प्रकाश डालना। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? क्या नाम है आपका सर राखी? 3 तीन प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से आप इसमें देख के बता सकते हो, ठीक है? सर जातिवाचक, भाववाचक और एक जी, द्रव्यवाचक, संज्ञावाचक और जात सर जातिवाचक, भाववाचक और एक संख्यावाचक जी, रहते हैं। तो आप तीनों को थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे दीजिए, थोड़ा-सा एक बार बता दीजिए। एक तो संज्ञा क्या होता है वो बता दीजिए। किसी व्यक्ति वस्तु विशेष के स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, सभी आप जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विशेष किसी भी का भी नाम जब बात करते हैं, नाम उसको हम बोलते हैं, जैसे राधा, बंदर या किसी भी व्यक्ति का। तो इसमें हम संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं राखी जी? सर 3 प्रकार की होती है। तो पहला व्यक व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दीजिए 1 मिनट में जल्दी से। सर व्यक्तिवाचक संख्या वो होती है जिससे स्थानीय वस्तु का बोध होता है। जैसे व्यक्ति रमेश, रहमान, शिवानी, मोहन इन सब का। जी, स्थान जैसे भारत, चीन, नेपाल इत्यादि और वस्तु जैसे गंगा, हिमाचल और चेतक, गीता, हिंद महासागर। जी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जातिवाचक संज्ञा बता दीजिए प्लीज़। सर जिस शब्द से जाति या किसी धर्म का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। और जातिवाचक 2 तरह की होती है, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। समूहवाचक जिसमें एक समूह का वो बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। और सर दिव्यवाचक जिसमें सिर्फ अनेक वस्तु बनती है जैसे जी। फर्नीचर आदि। फर्नीचर, सोना, बर्तन, ठीक है? तो उन्होंने 2 तरीके से बता दिए, ये हो गया, ठीक है? तो ये इन्होंने कंप्लीट कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये और भी हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ विशिष्ट गुणों के कारण भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, जैसे आज भी हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, ठीक है? ये सब चीज़ें, जयचंदों से बच के रहना चाहिए, इस प्रकार से हाँ, भी हम कह सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब एक और प्रश्न कर लेते हैं, अव्यय। अव्यय अभिकारी शब्द को स्पष्ट करके इसके प्रकार बताने हैं, ये बता पाएँगे आप? सर इसके प्रकार थोड़े ये भी डिफिकल्ट है, ये भी समझ में नहीं आया था। भाववाचक संज्ञा बताया था आपने? सर भाववाचक बता दिया था ना सर आपने? वो यस सर बता दिया था भाववाचक। सर नहीं भाववाचक नहीं बताया था। आपने व्यक्तिवाचक बताया, जातिवाचक बताया, जातिवाचक में द्रव्यवाचक, समूहवाचक और फिर उसके बाद भाववाचक संज्ञा, ठीक है? तो ये आपका सर भाववाचक संख्या वो होती है जो हमारे भाव को प्रकट का बोध कराती है, उससे कहते हैं भाववाचक। जी, अब जो एक प्रश्न है जो है एक प्रश्न है अव्यय या अभिकारी शब्द को स्पष्ट कीजिए, इसके प्रकार भी बताने हैं, ठीक है? तो आप ये बताएँ एक बार, क्या होता है इसको पढ़ेंगे या पढ़ के बताएँगे? सर पढ़ के बता देंगे। हुँ, सर ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक शायद। जी, बिल्कुल ठीक राखी जी ने बताया कि ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषक, संबोधक और समुच्चयवाचक, विस्मयबोधक, ठीक है? और ये आगे 3 हो गए। बिल्कुल ठीक आपने बताया। सही इतना बड़ा इसमें बुक में इतना बड़ा टॉपिक दे रखा है, थोड़ा वैसा लग रहा है, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास थोड़ा-सा टाइम कम होने के कारण हम जल्दी कर रहे हैं इसको। किराया विशेषण, आप अपने शब्दों में जितने शब्दों में लिखना चाहें लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप किराया विशेषण, संयुक्त विशेषण और इन चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक और प्रश्न जो है वो है मौखिक संप्रेषण की अवधारणा और उसके प्रकार को रेखांकित करना, ठीक है? संप्रेषण कौशल पर एक निबंध लिखना, हिंदी भाषा सर्वनाम और उसके प्रकार की देवनागरी लिपि और ये इस प्रकार से एक प्रश्न है आपका, ठीक है? एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो है वो दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर, ये हम मॉर्निंग में क कर लेंगे अगर राखी जी आप एग्री करती हैं तो। वो है हमारा स्नातक की जो बीएचडीएवी का जो क्वेश्चन पेपर है, भाषा के विविध रूपों का संक्षिप्त परिचय देना, स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों की चर्चा कीजिए, स्वर के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें देख सकते हैं सभी 50 मार्क का आपका क्वेश्चन है और 10 ये मार्क का हमने क्वेश्चन कर है। चुका है।
जी, तो इसमें नासिक के ध्वनियों के कारण उदाहरण सहित बताने हैं, व्यंजन वर्णों की विशेषता पर प्रकाश डालना है, क्रिया का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकार भी बताने हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित बताना है। ठीक है? और हमारा फिर है आंगिक संप्रेषण क्या होता है? आंगिक संप्रेषण को किन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ करनी है। एक तो हमारा लेखन कौशल के ऊपर, दूसरा है मौखिक भाषा और लिखित भाषा के ऊपर, शब्द और पद पर हमें बताना है, कारक और विभक्ति बतानी है। ठीक है? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसपे हमें मॉर्निंग में डिस्कस कर लेंगे इन क्वेश्चन पेपर को, और ये सारे जितने क्वेश्चन्स आपको दिए गए हैं और असाइनमेंट को लेकर के, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आपका कल एग्ज़ाम है या फिर आपका जब भी 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम इसको यहाँ पे रैप अप करते हैं, फिर एक मॉर्निंग में एक और दूसरी जो है रिवीजन क्लास हम इसी सब्जेक्ट की हम ओके सर। कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस क्लास, और स्पेशल थैंक यू राखी जी, थैंक यू आपका। थैंक यू सर। सर मॉर्निंग में कितने बजे क्लास होगी? मॉर्निंग में अभी हम आपको जो है ना डिस्कस कर देंगे अभी, ठीक है?